Hello everybody, this is Mahendra Sahu and welcome to MS Classes। ओके सो जैसा कि आप देख सकते हैं आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी नॉर्मल सीरीज़ चल रही है उनके पैरेलली, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल जो हमारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एक शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन या स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम उनसे संबंधित जो भी हमारे संभावित प्रश्न हैं 2020-2021 के एनटीपीसी एग्ज़ाम या साथ में ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ आपके लिए होने वाली है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। बट यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं 2016 में जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड कौन कौन से जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके साथ साथ क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विथ फुल डिटेल्ड फुल एनालिसिस। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा गया था एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी, है ना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना है। डायरेक्ट यहाँ पे हमने आंसर मेंशन किया है और आंसर के साथ साथ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड वो भी हमने डिटेल शामिल किया है। ठीक है ना। सो आपको याद रखना है इसका आंसर है विलियम रोएंटजन ने एक्सरे किरणों की खोज की थी। एमसीक्यूज में मिलते हैं आपको 1 2 3 4, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विलियम रोएंटजन ने एक्सरे किरणों की खोज की थी और ये उन्होंने की थी 1895 में। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद साथ में आप लोग याद रखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है टूटी हुई हड्डी की जांच करने में। ऑब्वियसली आपको पता है एक्सरे का यूज़ आज के समय में कहीं पे भी यदि फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं तो वो इसी के माध्यम से इसे चेक करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो हवाई अड्डे होते हैं वहाँ पे भी क्या किया जाता है, पैसेंजर्स वगैरह को चेक किया जाता है, स्कैन किया जाता है, तो उसमें भी एक्सरे किरणों का ही यूज़ किया जाता है ना। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरे किरणों से रिलेटेड, आप लोगों को याद रखना है। खोज की गई थी 1895 में विलियम रोएंटजन के द्वारा, जिसका यूज़ टूटी हुई हड्डियों की जाँच करने में या हवाई अड्डों पर किया जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे आपको सबसे याद रखना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख लो, निम्न में से किस राज्यों में केसर की खेती की जाती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे केसर की खेती की जाती है। सो आपको याद रखना है हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, यहाँ पे केसर की खेती की जाती है, केसर के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। कई बार क्या होता है जम्मू एंड कश्मीर में भी कौन सी दो लोकेशन फेमस है इस केसर की खेती के लिए, ये भी पूछा जाता है ना। सो आप साथ में याद रख सकते हैं किश्तवाड़ व पामपुर, ये दो जगह जो हैं, एक है आपका किश्तवाड़, दूसरा है पामपुर, ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में स्टार्ट किया गया था। याद रखेंगे इंदिरा गांधी सरकार के समय टाइगर के कंजर्वेशन के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, है ना। टाइगरों की सुरक्षा के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, 1972 में इसे स्टार्ट किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था, हम यहाँ पे वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, और उसके साथ साथ उसके बारे में कुछ यदि डिटेल्ड एनालिसिस होता है या उससे संबंधित कोई और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो हम साथ में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री पद के लिए आयु कितनी होती है, मतलब कितनी आयु कम से कम जरूरी है। क्वालिफिकेशन में देखते हैं हम लोग कि कितनी आयु होना जरूरी है प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी होगी कि कोई
भी जो लीडर है यदि वो लोकसभा से, आपको पता है हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, हमारे देश की जो कानून बनाने वाली बॉडी है, इसके दो इम्पॉर्टेंट हाउस हैं, फर्स्ट इज़ लोकसभा एंड सेकंड इज़ राज्यसभा, है ना, दो हाउस होते हैं। अब लोकसभा से यदि कोई मेंबर मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, ऑब्वियसली ज़्यादातर मोस्टली लोकसभा में ही जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, बहुमत में आती है, उसके जो लीडर होते हैं उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ये तो हमें पता है। बट इसी तरह कई बार क्या होता है, जो सेकंड हाउस है हमारा राज्यसभा, उससे भी क्या कर दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होती है, ये क्वालिफिकेशन होती है लोकसभा के मेंबर के लिए और राज्यसभा के मेंबर के लिए। तो हमें यही याद रखना है कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 ईयर की आयु और राज्यसभा के मेंबर के लिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। और यही आयु फिर आपको काय के लिए लगेगी, प्रधानमंत्री के पद के लिए लगेगी। ये एक तरह का इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष की आयु या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। और फिर यदि आपकी पार्टी मेजोरिटी में है और आप अपनी पार्टी के लीडर हैं, यदि आप लोकसभा में मेजोरिटी में इलेक्शन जीतते हो और आप अपनी जीती हुई पार्टी के लीडर हैं, तो आप फिर प्रधानमंत्री बन सकते हो 25 साल की उम्र के बाद। बट यदि आप राज्यसभा से आते हो तो आपको 30 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी, उसके बाद आप प्रधानमंत्री की पोस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए सफिशिएंट है, इतनी डिटेल्स। डिस्कस करते हैं हम लोग ज्योग्राफी का। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। ऑब्वियसली उसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से किसी एक को आपको मार्क करना था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है हमारे 2 प्लेनेट है आज के समय में जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, या उनका कोई भी मून या कोई भी उनका चंद्रमा नहीं है। और ये 2 कौन कौन से हैं, बुध और शुक्र। टोटल आपको पता है 8 प्लेनेट है हमारे सोलार सिस्टम में, ठीक है ना। 8 प्लेनेट की बात की जाए तो उसमें शुरुआत के जो प्लेनेट आते हैं सूर्य से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, सबसे पहले कौन आता है, बुध आता है, बुध के बाद शुक्र आता है। इन दोनों के पास कोई भी यहाँ पे उपग्रह नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, हमारा जो प्लेनेट है पृथ्वी, तो इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है ना। यहाँ पे हम प्राकृतिक की ही बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, और ये हमारा चंद्रमा या ये हमारा मून है। इसी तरह आप लोग मंगल का भी याद रख सकते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है आपका फोबोस, एक है आपका डीमोस, ठीक है। फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं मंगल के, ये आपको याद रखना है। बृहस्पति और शनि के पास कई सारे उपग्रह हैं, ठीक है ना। बट आपको बृहस्पति में एक नाम यहाँ पे याद रखना है, दैट इज द गैनीमाइट। पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में इससे डायरेक्ट कि पूरे सोलार सिस्टम का, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। अभी आपके जो दिल्ली पुलिस एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो आपको याद रखना है पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है आपका गैनीमाइट, जो कि किसका उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है, ये आपको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यदि आपने अभी तक हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज है वो नहीं देखा है और आप अपकमिंग एग्जाम्स देने वाले हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो आप वो भी देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसी तरह शनि के उपग्रह का नाम भी आप लोगों को याद रखना है कि शनि का कौन सा फेमस उपग्रह है, टाइटन शनि का फेमस उपग्रह है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, रेडियम किस अयस्क से प्राप्त होता है, ठीक है। रेडियम किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो आप याद रखेंगे पिच ब्लेंड जो होता है रेडियम का अयस्क होता है, उससे ये हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमने जैसा कि अभी बताया मॉडर्न
हिस्ट्री जो है उसकी जो डिटेल्ड हमने डिस्कस की थी वीडियो में, ये जलियांवाला बाग जो कांड था उससे रिलेटेड पूरी डिटेल हमने वहाँ पे दी हुई है। फिर भी अभी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट में उसे हम डिस्कस कर लें। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आपको याद रखना है या आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, जनरल ओ डायर जो थे, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वहां पे गोलीबारी करने का आदेश दिया गया था, गोली मारने का आदेश दिया गया था जनरल ओ डायर के द्वारा। इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले ये हुआ कब था। तो ऑब्वियसली 13 अप्रैल का दिन था, 1919 को ये हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जलियांवाला बाग जो जगह है ये कहाँ पे आती है, तो ये पंजाब के अमृतसर में आती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पंजाब के अमृतसर में आती है। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें उस समय पे जो रॉलेट एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या है इसकी डिटेल भी आप वीडियो में पूरी देख सकते हैं। रॉलेट एक्ट जो लाया गया था उसके विरोध में और साथ साथ में बैसाखी के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए लोग जलियांवाला बाग जो है वहां पे कलेक्ट हुए थे, ठीक है ना। बट यहाँ पे उस समय पे गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट के अंदर में ये कहा था कि कोई भी लोग ग्रुप बना के नहीं रह सकते, भीड़ कलेक्ट नहीं कर सकते। और इन लोगों ने इसका क्या किया था, ये इन लोगों को इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, तो ये लोग अपने फेस्टिवल को शांतिपूर्ण तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए और रॉलेट एक्ट का थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए इस जलियांवाला बाग में कलेक्ट हुए थे। बट जो जनरल ओ डायर थे ये हथियारबंद सैनिकों के साथ आते हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के यहाँ पे आते हैं और यहाँ की जो भीड़ है उस पर गोली मारना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें गोली लगने से कई सारे जो सिविलियंस थे उनकी मृत्यु हो जाती है, साथ ही साथ भगदड़ में भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आंकड़े के अनुसार ये माना जाता है कि लगभग 375 से 400 के आसपास जो लोग थे, गवर्नमेंट आंकड़ा है, एक्चुअल आंकड़ा तो कुछ और होता है, उसके अकॉर्डिंग लगभग इतने लोग उस कांड में मारे गए थे, ठीक है। सो ये पॉइंट सारे आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश को 2011 में स्वतंत्रता मिली थी। आपको बताना है कि किस देश को 2011 में स्वतंत्रता मिली थी, मतलब एक नया क्वेश्चन है। सो आपको याद रखना है एक अफ्रीका कंट्री है सूडान, ठीक है। सूडान जो कंट्री है वहाँ पे सिविल वॉर चल रहे थे, गृह युद्ध चल रहे थे और उसके बाद जो सूडान है वो दो भागों में बढ़ गया था, ठीक है। एक नॉर्मल सूडान हो गया और एक आपका क्या हो गया, साउथ सूडान हो गया या दक्षिणी सूडान हो गया। तो ये जो दक्षिणी सूडान है या साउथ सूडान जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये 2011 में सूडान से अलग होके अपने आप को इसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है जो हमने मेंशन किया है, ठीक है। साउथ सूडान 2011 में सूडान से अलग हुआ था। यदि बात करें सूडान की कैपिटल क्या है, तो सूडान की कैपिटल है खार्तूम, यहाँ पे आप देख सकते हैं सूडान की कैपिटल है खार्तूम। और जो साउथ सूडान बना हुआ था इसकी कैपिटल क्या है, जुबा, याद रखेंगे साउथ सूडान की कैपिटल क्या है, जुबा। और एक और पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, सूडान कौन सी कंट्री है, इट इज एन अफ्रीकन कंट्री, ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी। याद रखना है आप लोगों को, श्रीलंका जो है पहले यहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हुआ करता था ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसे किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी, तो आपको याद रखना है हमसे एक साल के बाद 4 फरवरी 1948, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी। पुराना नाम इसका सिलोन हुआ करता था, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इसका पुराना नाम सिलोन हुआ करता था और 4 फरवरी 1948 को इसे क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से रिलेटेड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बट बच्चे कई बार क्या होते हैं या हम लोग ही कई बार क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या था। तो आपको याद रखना है
सम्राट अशोक किस साम्राज्य से रिलेटेड थे। सम्राट अशोक जो थे उनका संबंध किस एम्पायर से था, ये आपको बताना है। तो इनका जो संबंध था वो था मौर्य एम्पायर से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट डिटेल है वो भी हमने डिस्कस किया है कि जो मौर्य एम्पायर था, मौर्य साम्राज्य था, उसकी स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, जिसका साथ दिया था चाणक्य या कौटिल्य या जो विष्णुगुप्त है उनके द्वारा। ठीक है, आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य एम्पायर की स्थापना करी थी। और उसके बाद जो बृहद्रथ थे, है ना, अशोक के जो कह सकते हैं फादर थे, बृहद्रथ थे, वो बने थे इसके नए राजा। और उसके बाद अशोक बने थे मौर्य एम्पायर के तीसरे नंबर के नए राजा, है ना। सबसे पहले कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे नंबर पे कौन था, बिंदुसार, तीसरे नंबर पे कौन था, अशोका जो थे वो मौर्य एम्पायर के राजा बने हुए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये भी आप याद रख सकते हैं कि मौर्य एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बृहद्रथ आपको याद रखना है कि बृहद्रथ जो था वो मौर्य एम्पायर का सबसे लास्ट रूलर था। और इसके बाद जो इसका सेनापति था, बृहद्रथ के जो सेनापति थे जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, इनके द्वारा क्या किया गया था, बृहद्रथ को मार दिया गया था क्योंकि ये कमजोर शासक था। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना कर ली थी, है ना, याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग जो कमांडर इन चीफ था बृहद्रथ का, इसने बृहद्रथ को मार दिया था और शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अशोक के बारे में दूसरे पॉइंट आप याद रख सकते हैं, 261 बीसी में अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कलिंग आज के उड़ीसा क्षेत्र में आता है, ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, आज के उड़ीसा क्षेत्र में आता है। और इस युद्ध के बाद इन्होंने किस धर्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, बौद्ध धर्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। बौद्ध धर्म को इन्होंने मानना स्टार्ट कर दिया था, या कह सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म के फॉलोवर बन गए थे। ठीक है, और इसके बाद ये भी याद रखना है कि बौद्ध धर्म में समय समय पे जो सम्मेलन होते थे, 4 सम्मेलन हुए हैं, उसमें से 3rd नंबर का जो बौद्ध सम्मेलन था, बौद्ध काउंसिल थी, वो अशोक के द्वारा करवाई गई थी। कहाँ पे, ऑब्वियसली इनकी जो कैपिटल सिटी होती थी पाटलिपुत्रा में। ठीक है, पाटलिपुत्रा में इनके द्वारा 3rd बौद्ध काउंसिल अशोक के द्वारा करवाई गई थी, क्योंकि ये अशोक जो थे कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। और इन्होंने इंडिया के अलावा बाहर के भी कई सारे देशों में जैसे चीन, तिब्बत, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया हुआ था। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है बौद्ध धर्म से रिलेटेड और साथ में मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन है बट इसकी भी सारी डिटेल हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुगल एम्पायर जब भी पढ़ते हैं तो शुरुआत में हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है मुगल एम्पायर की स्थापना मुगल वंश के जो शुरुआत का राजा था, या कह सकते प्रारंभिक जो राजा थे बाबर, उनके द्वारा की गई थी। और ये की गई थी 1526 ईस्वी में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मुगल की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, बाबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, और बाबर के द्वारा जब की गई थी तो उन्होंने ऑब्वियसली कोई युद्ध लड़ा होगा। तो सबसे पहला उनका जो युद्ध लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध। यहाँ पे हमने पानीपत के जो 3 युद्ध हुए हैं, तीनों की डिटेल यहाँ पे शामिल की है। सो आपको याद रखना है कि तीनों युद्ध कब हुए थे। सबसे पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना। बाबर थे और दूसरी तरफ कौन थे, इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। इसके पहले इंडिया में दिल्ली डायनेस्टी हुआ करती थी। तो दिल्ली डायनेस्टी में लोदी वंश के जो शासक थे इब्राहिम लोदी, उनको पराजित करके बाबर ने क्या किया था, यहाँ पे मुगल साम्राज्य को एस्टैब्लिश किया था। 1526 में ये पहला युद्ध हुआ था। पूछा जाता है किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह दूसरा जो युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था। ठीक है ना, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था ये पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखोगे दूसरा युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है ना, और इस युद्ध को किस किस के बीच में लड़ा गया था, इसे लड़ा गया था हेमू और जो अकबर थे। और अकबर के लिए इस युद्ध को लड़ा था बैरम खान ने।
ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, या तो अकबर भी बोल सकते हैं या फिर बैरम खान भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। साथ ही तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, मराठा और अब्दाली के बीच में। ये 3 इंपॉर्टेंट युद्ध हैं पानीपत के। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट युद्ध आता है यहाँ पे, कन्नौज का युद्ध, जो कि लड़ा गया था 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और बीच में शेरशाह सूरी और साथ में कौन था? हुमायूं। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। और इसी तरह हल्दी घाटी का युद्ध भी पूछा जाता है, 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये 5 युद्ध आप मुगल साम्राज्य से संबंध में याद रख सकते हैं, क्योंकि हर बार इनसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस एग्जाम एनटीपीसी में पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है? ठीक है, आपको बताना है 21A का संबंध संविधान में किस अनुच्छेद से है। तो ये है शिक्षा के अधिकार से। ठीक है, राइट टू एजुकेशन है ना, याद रखना है, या शिक्षा के अधिकार से ये जो आर्टिकल है वो संबंधित है। शिक्षा के अधिकार को 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा क्या किया गया था? संविधान में शामिल किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भारतीय को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। नोबेल पुरस्कार जो था वो मिला था कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि क्यों इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना है, इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, एक मूवमेंट जिसका नाम है, चलाया गया है, अभी भी चलता है, जिसका नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, क्या नाम है? बचपन बचाओ आंदोलन, जिसकी शुरुआत की गई थी इनके द्वारा 1980s में। ठीक है, 1980 के समय पे इसकी शुरुआत की गई थी। और इस बचपन बचाओ आंदोलन का मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ऑब्वियसली बच्चों के हितों की रक्षा करना। ठीक है ना, बच्चों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किस प्रकार से? जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, मानव व्यापार आदि जैसे जो काम है उनसे ये बच्चों की सुरक्षा करता है। ठीक है, सो आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है ना। हमारा जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, भारतीय स्पेस प्रोग्राम है, इसका जनक किसे माना जाता है? सो आप लोग याद रखेंगे, विक्रम साराभाई को भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, ये सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, सॉरी यहाँ पे हमने 1869 मेंशन किया है, 1969। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, सॉरी ये गलती से, ये तो महात्मा गांधी का जन्म हो गया। ठीक है, भारतीय स्पेस प्रोग्राम की स्थापना, इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1869 में, सॉरी 1969 में की गई थी। और इसकी हेडक्वार्टर आपको याद रखना है बेंगलुरु में। तो क्या क्या पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया? जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 को की गई थी, 15 अगस्त 1969 को। ये चाहे तो आप ये पूरी डेट भी याद रख सकते हैं। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में इसकी हेडक्वार्टर है। ये पॉइंट आप सारे स्पेस प्रोग्राम से संबंधित याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया जो लास्ट प्रीवियस हमारे एनटीपीसी एग्जाम हुए थे उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन और साथ में डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।